तो दोस्तों आज से हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज़ के स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें अभी 69 बीपीएससी तक का क्वेश्चन देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्राचीनतम भारत को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेहरगढ़। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ को माना जाता है। 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव को माना जाता है। यहाँ लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ अर्थात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीवा प्रयागराज के बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है और यहाँ से लगभग 6500 ईसा पूर्व के चावल की पुष्टि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो इस पर हो जाएगा लाल। आगे देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा में पैरों से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों में 2 श्रेणियाँ थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले और दूसरा चित्रित मृदभांड। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टियों में रेत का मिश्रण मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुतली दिखाई देती थी और इस हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ भी की जाती थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध सभ्यता में किस युग में पड़ता है। तो यह पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल निर्धारण पठनीय लेखन काल के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन काल के ज्ञान को पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहा जाता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 से 600 ईसा पूर्व कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता इतिहासकालीन की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पकी हुई इमारतें और कला और वास्तुकला, अर्थात इसमें से एक से अधिक। सिंध घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ पर नगर और कस्बे को निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों को मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह की पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों द्वारा निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंध सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी किनारे स्थित है। एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन लोथल। कालीबंगा कहाँ है। राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पर्यटन स्थल से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला की शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी हुई स्थिति में निर्माण हुआ। बी सक्पाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इनके लिए पर्याप्त आधार था। हिंसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो इसका ऑप्शन होगा 13वां शिलालेख, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल को टेराकोटा का हल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है बनावली। लोथल कहाँ है? गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। धौलावीरा गुजरात। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी किनारे स्थित लोथल से गुदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों का एक शिलापट मिला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका होगा B.S. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। 1926-27 से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। आगे देखते हैं। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख हैं उनमें से वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर की 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। ऐसे अभिलेख में से राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, अनासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। सूची का मिलान करना है। उतनूर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफाई कराल कश्मीर और पायमपल्ली तमिलनाडु। इसका ऑप्शन सी। और फिर यहाँ पे मिलान करना है। तो गांधार, तक्षशिला, अंगचंपा, वत्स, कौशाम्बी, मल, कुशीनारा। आगे देखते हैं। मल, कुशीनारा, अंगचंपा, गांधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? परुष्णी नदी किनारे। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें भारत के जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक साथ संघ को हराया और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, प्रहु, यदु, पुरु, पुत्तुर, वसु,
तथा 5 लघु जनजातियों का समूह शामिल था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया? तो लगभग कोई इसमें तिथि एग्जैक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा गया? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा गया, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए। तक्षशिला में सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। आनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। आगे देखते हैं। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो गया सी, रुद्रदामन। रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व में जूनागढ़ जिले गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत लेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका ऑप्शन रहेगा बी, गुप्त कला। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यहाँ गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका ऑप्शन है सी, नवम मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल में सभी 114 सूत्र को सोम को समर्पित हैं। सोमवारों का मुख्य पेय है, जिसे मजबूत चोटी से प्राप्त किया जाता है, मंजुवत चोटी। यहाँ गलत लिखा हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका ऑप्शन रहेगा डी, सोम और इस पर पेय नामांकित देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका ऑप्शन हो गया ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसकी रचना का विश्वामित्र है और ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इनमें किस भारतीय दर्शन में प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका ऑप्शन हो गया वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कणाद इसके इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन है कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। सॉरी, कश्मीर नहीं होगा, कुंडलवन कश्मीर होते। चौथी बौद्ध संगीत बता रहा हूँ। वैशाली का निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। और एनसीईआरटी के अनुसार लगभग महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशन। महावीर स्वामी की जन्म तिथि लगभग 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। महावीर जैन की मृत्यु में निम्नलिखित किस नगर में हुए? तो इसका ऑप्शन हो पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ है। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक संघियों के संघ प्रधान थे, जो वज्र संघ के एक प्रमुख सदस्य था और 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरा के समय स्थित पावापुरी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, जो कि उनका दामाद था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ, जो 599 ईसा पूर्व हुआ। इनकी पत्नी यशोदा थी और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई। पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया।
और वही उनका प्रथम शिष्य बना। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? इसका ऑप्शन हो गया चौदहपुर। चौदहपुर प्राचीनतम जैन ग्रंथ है जो अंतिम नंद राजा के समय शंभु विजय तथा भद्रभाव संख्या 10 थे तथा ये भी महावीर प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलतः अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, देवी देवता की मूर्ति की पूजा करना। जैन धर्म के हीनयान महाशाखा को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान समुदाय में बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय के मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, कहाँ दिया? तो इसका ऑप्शन हो गया सारनाथ। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना मत विचार प्रारंभ किया और उर्वेला में से वे सबसे पहले ऋषि पत्नी वर्तमान सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश दुखों के कारणों, दुखांत, दुखों के समाधान से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ से ये चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शूकर मद्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद कुशीनगर कस्य मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। पहला विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह किया गया। दूसरा है सूत्र पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें महात्मा बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आगे, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। सटीक ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया अर्थात सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसमें होगा आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्माण के लिए कठोर साधना के लिए एवं काया कलश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इसका 5वां 6वां। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हिंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया और उसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए।
वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कलिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल उसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पुरुवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग के वेबसाइट में इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तक बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि नामक गुफा प्रमुख है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर और आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ऑप्शन के अनुसार इसमें मतभेद पाया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र में पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी, और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चलाया गया? तो इसका नाम है उदयन। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? उदयन। देखते हैं ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन स्थल की नदियाँ। आहाड़ नदी बनास के किनारे, आहाड़ स्थल बनास के किनारे का स्थल काली सिंध और स्वालदा ताप्ती नदी किनारे, मालवा नर्मदा किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन 14वीं शताब्दी में किया, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म को 12 अंगों का संकलन किया गया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो इसका ऑप्शन है शिव उदयन। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की और जिसे राजगिरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन होगा डी, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट देखते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरा थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इसके पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरा को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ऑप्शन हो गया जीवा। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन सेबिन ने कर दी। सेंट ऑफ कोटा चंद्रगुप्त विलियम जोन्स
पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान की और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। 18 प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस वर्ण संज्ञा दी, जबकि जस्टिन ने सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान को भेंट का उल्लेख किया। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका ऑप्शन हो गया जेम्स विंसेंट। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स विंसेंट नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि का वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पिय की पहचान सिंघल के राजा तिष्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में उपाधि अशोक के लिए प्रयोग की गई। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की के से प्राप्त अभिलेख में अशोक नाम ही पढ़ लिया गया। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र का जन्म की कहानी है? तो इसका ऑप्शन हो गया वी कार्तिकेय, जो कि शंकर के पुत्र हैं। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध के हेतु जन्म लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक न्यूरियाकस, आर्नेसिक्रोटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। इनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। विदेशी लेखकों ने मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। कल्हड़ का राज तेंगणी हो गया, और विक्रमादेवचरित बिल्हड़, मूषिकामसा, अतुला बृहद संहिता, वराहमिहिर। ऑप्शन इसका हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं, बृहद संहिता, वराहमिहिर, मूषिकामसा, अतुला, राजतंगणी, कड़ा, विक्रमादेवचरित बिल्हड़। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। तो दोस्तों आज इसमें इस सीरीज को यहीं रखते हैं और अगला पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।